मुसम्मी मूसा गिलानी वल्द यूसुफ रजा गिलानी हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मैं मुबश्शिर लुकमान आज एक इंतहाई अहम प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। 2 दिन पहले हमने यहीं पे शो किया था जिसमें वज़ीर आज़म के साहबज़ादे MNA सैयद मूसा रज़ा गिलानी के ऊपर शदीद और कारी इल्ज़ामात लगे थे, और उसमें एक एफिडेविट भी पढ़ के मैंने आपको सुनाया था कि जो डायरेक्टर ANF यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है, उनका जो एफिडेविट अदालत में जमा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनको यानी फोर्स करने की कोशिश की गई थी, उनको मजबूर करने की कोशिश की गई थी कि वो किसी तरह इसमें से मेन कल्प्रिट का नाम निकाल दें। मेन कल्प्रिट का नाम उन्होंने दिया था सैयद मूसा रज़ा गिलानी का। सैयद मूसा रज़ा गिलानी आज बैरून मुल्क हैं और इस वक्त वो खरी बात के अंदर हैं। टेलीफोन से हमारा उनका राब्ता है और वो आज बताएंगे कि उनके ऊपर लगाए गए हुए इल्ज़ामात क्यों गलत हैं, और काफ़ी सवालात हैं जिन्होंने उनके जवाब देने हैं। हमारे साथ उनके यहाँ पे उनके वकील जनाब फवाद चौधरी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। आज हमें ज्वाइन भी करेंगे खुशनूर लाशारी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, और उस वक्त जब का ये किस्सा है तब वो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ थे, और उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने इसमें बड़ी मदद की और या कोशिश की कि किसी तरह मूसा गिलानी साहब का नाम जो है इस इंक्वायरी से निकल जाए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिजवान अहमद खान, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डानस फार्मा के, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस वक्त वो कंपनी जिसको ये कोटा देने के मतलब बात की गई थी। इंतहाई अहम प्रोग्राम है। मैं आपको पहले एक दो उसका बैकग्राउंड बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए की ममनुआ केमिकल कोटा अलॉटमेंट स्कैंडल केस में मुबैना तौर पे मुलव्वस वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी को नोटिस जारी किया, और हुकूमत की तरफ से ANF में हाल ही में किए गए तफ्तीशी अफसरान के तबादले मनसूख करते हुए ANF में 6 मार्च से कबल की पोजीशन बहाल कर दी, और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके अहल खाना आमने सामने हैं। मूसा गिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस ठीक ठाक जी। आपकी एक आपने जो एक लेटर भेजा है, मुझे आप ये भी बताइएगा कि सही है कि गलत है। आबिद जुल्फ़िकार, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स को, और ये आपके नाम से साइंड है। मेरे पास लेटर की कॉपी है, आपके वकील जनाब फवाद चौधरी साहब ने मुझे दी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें से एक दो चीज़ें पढ़ दूँ। आपने कहा है कि थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स आई हैव कम टू नो दैट इन अ केस before the Supreme Court of Pakistan pertaining to some irregularity in allocation of a raw material quota used in manufacturing a drug, you mentioned the name of the undersigned while claiming that you have issued a notice for my appearance on 12th of March 2012. I did not receive any such notice from you or your department in this regard. और फिर आपने आगे उसको डिनाई किया कि जितनी भी एलिगेशंस हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट ये एलिगेशंस गलत हैं, इज दिस लेटर जेन्युइन, लेजिटिमेट और फेक? बिल्कुल लेजिटिमेट है और इट इज रिसीव्ड बाय द अथॉरिटीज। अरे ये उन्होंने मुझे समन भेजा है तो समन मेरे से रिसीव करवाते ना, मैंने तो उन्हें लेटर देके रिसीव करवाया उनसे। अब परवेज मुशर्रफ को भी समन भेज रहे थे, लेकिन वो कहाँ भेजते हैं? उनके घर पे तो सर चौकीदार है वहाँ पे बनी गाला में। लेकिन मैं परवेज मुशर्रफ यहाँ पर है नहीं ना, मैं तो वेरी वेल यहाँ पर हूँ नेशनल असेंबली के अंदर। उस वक्त इजलास से पार्लियामेंट हाउस में बंदा आता, मेरे ऑफिसर से साइन करवा लेता। वो आपके मतलब तो ये कहा जा रहा है कि आप फौरन निकल गए बाहर हनीमून के लिए? देखिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकला फौरन, मेरा प्री प्लान था 1 महीने से, 1 महीने पहले का मेरा ये प्लान था सारा। अच्छा, अब मुझे बताएं, जब मैं गया हूँ तब कोई सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं था, कोई नोटिस नहीं था उसका। मैं अपना जो है ना बिल्कुल आपको एक बात बताऊं कि मैंने जो कहना था इस प्रोग्राम में मैंने 2 दिन पहले कह दिया। अब आपका मौका है कि आप बताएं कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आप क्यों मुलव्विस नहीं है इस स्कैंडल में? देखिए, सबसे पहली बात मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये जब बोले तो मुझे आपका मैंने देखा भी सही, यहाँ पर इंटरनेट पे मुझे मैसेजेस आए कि मुबश्शिर साहब बड़ा सख्त गुस्से में बोल रहे थे, तो मुझे ये भी अच्छा हो गया कि आपने मुझे ऑनलाइन दे दिया, और आपने कहा कि मैं आज ही याद आया था, अगर मैंने भागना होता तो मैं आज आपके सामने ऑनलाइन ना होता, आपको मेरा नंबर भी ना पता होता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुझे ये कि बाकी सारे लोग किधर है जिसने अथॉरिटी है, जिसने कोटा दिया है, और जो यूज करने वाले हैं वो कहां पर हैं?
जो बीच में सारे लोग थे वो कहां पर है? सिर्फ एक मेरा नाम ही आ रहा है यहाँ पर हर चीज के अंदर कि मुझे आप लोगों ने ड्रग माफिया बना दिया, 21 अरब रुपए की करप्शन। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जब कोई चीज होती है तो उस पर एविडेंस होता है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन आती है। हर स्कैम की ना वो कहते हैं कि इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, इस अकाउंट में फलाने बंदे के नाम पर ये पैसा ट्रांसफर हुआ, वो कोई प्रूफ है? उसके बाद मुझे बताएं कोई सब्सटेंशियल एविडेंस। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इसको ड्रग का नाम किसने दे दिया? ये नारकोटिक्स के अंदर कहां से आ गई? होता पता है क्या है मूसा साहब, अब मैं आपको बताता हूँ एक बात। होता क्या है कि मसलन दुनिया टीवी में कई लोग हायर हुए हैं कि जो मेरी वजह से हायर हुए हैं, और कहीं पे भी कोई रिटन प्रूफ नहीं है। मैं एचआर वाले को फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये फलां लड़का है, इसको हायर करना है, या फलां लड़की है, इसको नौकरी देनी है। आप अथॉरिटी हैं, आप ले रहे हैं ये चीज। मैं अगर आपको कहूं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ अथॉरिटी यहाँ पे। आप उसको मार देंगे? नहीं, मैं किसी को कहूं कि आप उसको गोली मार दें। ये क्या वजह है, ये क्या बात है कि आपका, आपके वालिद का, आपके घर वालों का, आपके बड़े भाई अब्दुल कादिर गिलानी का नाम इतनी फ्रीक्वेंटली हर करप्शन केस में सामने आता है, लेकिन उसके साथ बिलावल का नाम तो नहीं आया कभी सामने? बिलावल भुट्टो का, आसफा भुट्टो का, इनका नाम कभी सामने नहीं आया। गवर्नमेंट फंक्शनरीज हम हैं, ठीक है, और वो नहीं है। और सबसे पहली बात यह है कि मुझे ये बताएं, आपसे सवाल करता हूं कि बाबर अवान पर आज तक फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हुई? यूसुफ रजा गिलानी पर तो फर्द जुर्म आयद हो गई है और डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम प्रिंसिपल स्टैंड पर अपनी पार्टी के साथ वफादारी। उसकी वजह ये है गिलानी साहब कि बाबर अवान ने तो नहीं, मेरी बात सुने मुबशर भाई, ये बताएं कि वो जो अब्दुल कादिर गिलानी का स्कैम था वो कहां पर गया? आपने उस पर शो किया है कि वो क्लियर हो गए हैं? जिस एमएनए ने उनके खिलाफ दरखास्त दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया था, और जो सारा केस हुआ था, फिर चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये लिख दिया कि इस बंदे को सजा दी जाए, इस पर केस चलाया जाए, इसने अदालत का वक्त जाया किया है और गलत बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। वो केस किधर गया? पहले मुझे ये बताएं कि बाबर अवान साहब की बात आप कर रहे हैं, बाबर अवान ने तो गैर मशरूत तौर पे माफी मांग ली, आप उनको कोर्ट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? आपके वालिद भी माफी मांग ले, वो भी ठीक हो जाएगा। माफी तो उन्होंने अब मांगी है, हर चीज उनकी डिले होती जा रही थी, कभी अटॉर्नी जनरल नहीं जा रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। ये वो लोग हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कायम अली शाह के साहबजादों का नाम कभी नहीं आया, अल्ताफ हुसैन के रिश्तेदारों का नाम कभी सामने नहीं आया, शहबाज शरीफ के बेटे का नाम इस तरह से सामने नहीं आ रहा, स्वाइक पर्सनल केस में आ रहा है, नवाज शरीफ के बेटों का नाम सामने नहीं आ रहा, सिर्फ आप लोगों के नाम क्यों आ रहे हैं? इस बात का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। मेरा नाम है, ये आज क्यों आया है? 2 साल पहले का ये केस है। 2009 दिसंबर में जब मैं लंदन में पढ़ रहा था, दिसंबर 2009 में मेरी ग्रेजुएशन ईयर है, दिसंबर 2009 को मेरी ग्रेजुएशन। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मूसा साहब, प्रॉब्लम ये है, एक सेकंड एक मिनट मूसा साहब, आज ही याद आया। वो प्रॉब्लम ये है कि वजीर आजम साहब ने कहा कि मेरा बेटा बेगुनाह है और लोग असल में मेरे ऊपर इल्जामात लगाने की बजाय मेरे बेटे पे लगा रहे हैं, उसको मुझे सजा दें, मेरे बेटे को ना दें। ये तो कभी परवेज लाई ने भी नहीं कहा कि जब मोनस सुलाई को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, और गलत प्रोसिक्यूट किया जा रहा था क्योंकि अदालत ने उसको बरी किया, मोनस सुलाई आया, उसने अपनी सजा भी भुगती और वो 7, 8, 10 महीने जेल में भी रहा, सब जेल में रहा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। वो जो भी चीजें मैं भी फेस ही कर रहा हूँ ना। मुझे ये बताएं कि केस में मेरे नाम पर तो कोई तो फिर तफ्तीशी अफसरों के तबादले क्यों हो रहे हैं? मुबशर भाई आप ये बताएं, सिर्फ ये कहा गया है कि एक बंदा आता था, वो ये कहता था मैं मूसा गिलानी का पीए हूँ, और उसको ये इतना बड़ा कोटा 21 अरब रुपए का दे दिया गया। 21 अरब रुपए का कोटा आपकी अकल मानती है? अली मूसा गिलानी इस वक्त हमारे साथ हैं, फवाद चौधरी उनके वकील भी हमारे साथ हैं, खुशनूर अशारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वो भी हमारे साथ हैं, और उस कंपनी के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये केमिकल्स जो है इंपोर्ट करने का कोटा लिया, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में है। वी विल कम बैक टू देम आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे अली मूसा गिलानी की। फवाद साहब, बेहतर नहीं होगा कि आप उनको कांस्टेंट फोन करना या बीबीएम करना छोड़ दें? मैं तो वो जवाब देने देना, ये कमाल करते हैं आप। नहीं कर रहा भाई, आपको किसने करी? कितनी फीस मिली है आपको ये सारा कुछ करने के लिए? करोड़ों रुपए मिली होगी। करोड़ों मिली है ना? को प्लॉट भी मिले होंगे, कोई काम करोड़ों से कम का तो है ही नहीं। को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मिली होंगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मिली होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके मौकल भी हमारे साथ हैं, ये आप भी बताएं और वो भी बताएं कि तफ्तीशी अफसरान क्यों बदलते रहे? तफ्तीशी अफसरान नहीं बदल रहे। डीजीएएनएफ जो थे वो 18 अप्रैल को, पहली बात तो ये है कि वजीर आजम ने नहीं बदला। पहले यही तो मसला है ना हमारे यहाँ, फैक्ट्स नहीं पता होते और फैक्ट्स को इतना ब्लर कर दिया बर्मा के बादशाह ने बदल दिया हो जाते। नहीं, मैं श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने बदला दी। क्या बात करें, किसने नहीं बदला? सुने यार प्राइम मिनिस्टर तो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा ना आपको।
जो DGANF है उसको भेजा जाता है फौज की तरफ से। 18 अप्रैल को उनकी रिटायरमेंट थी। 18 अप्रैल से पहले रवाज ये होता है कि फौज वाले अपने नए नाम दे देते हैं। Right. उन्होंने आर्मी चीफ ने तो उनको मूसा रिलीव गिलानी किया साहब, है, इसका तीनों को मतलब उनको ये लिया है, हुआ, उनका क्या ताल्लुक इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फौज की साजिश है आपके वालिद साजिश के वाली तो खिलाफ। इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या साजिश की बात? अच्छा, आपने क्यों दे दी है? नहीं देखिए, बात यह है कि मूसा साहब को जवाब ले नहीं लूं? नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन था ना, तो इसलिए मैंने जवाब अच्छा, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। 93,000 वोट लेके आए हैं, वो अभी MNA बने हैं। हाँ क्यों नहीं। मूसा गिलानी साहब, जी जी, आपको ये फौज की साजिश लग रही है आपको अपने खिलाफ? देखिए मुझे नहीं पता कि साजिश किसकी है, लेकिन ये मुझे पता है कि साजिश जरूर है। जो भी है साजिश। अच्छा, कौन कर सकता है आपके ख्याल में? लेकिन जो भी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वही कर रही होंगी। अच्छा, नॉन पॉलिटिकल कौन कौन है? नॉन पॉलिटिकल तो मैं भी हूं। जो इस गवर्नमेंट को जो इसको स्टेबलाइज नहीं रखना चाह रही। मुझे ये बताएं कि नॉन पॉलिटिकल कौन कौन है जो आपके ख्याल में ये कर सकते देखिए, हैं? नॉन पॉलिटिकल एक बड़ा सिंपल इंग्लिश का लफ्ज है जिसकी ट्रांसलेशन आपको भी आती है, मुझे भी आती है, हर किसी को आती है। अच्छा, ये मेरे पास एक रऊफ क्लासरा ने एक बुक लिखी, उसमें से एक इक़्तिबास है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उनका गिलानी साहब और इनके ख़ानदान पर करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। एक दफ़ा मैंने इनके बेटे मूसा गिलानी को गवर्नेंस के मुतालिक मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा मुलव्विस होते देखा तो गिलानी साहब को कहे बगैर ना रह सका कि वो वज़ीर आज़म और फिर वज़ीर आज़म ने मूसा गिलानी को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। ये सफ़ा नंबर 349 पे रऊफ क्लासरा की बुक में से मैं आपको कोट करके दे रहा हूँ। देखें रऊफ क्लासरा साहब, मुझे आज वो वक्त भी याद है कि हम इकट्ठे जहाज में ट्रेवल कर रहे थे और उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जरूर जाएं। ठीक है, अब मैंने वाकई मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और मैंने खुद PM साहब को कहा कि मैंने बाहर पढ़ने के लिए जाना है और मैं मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अब गवर्नेंस के अंदर मुदाखलत के लिए उनको कैसे पता है कि वो गवर्नेंस के अंदर रोज हमारे साथ होते थे, वो PM हाउस में रहते थे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये क्या वजह है गिलानी साहब, ये क्या वजह है कि हुकूमत 2008 में, लेकिन 2008 में मेरी उम्र थी 22 साल, और मैंने प्राइम मिनिस्टर बने थे। PM साहब को खुद नहीं पता था अभी कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है, तो मेरा कहां से पता लग जाएगा? नहीं पता था उनको? पता लग जाएगा कि अच्छा, आपके ख्याल में PM साहब कब इस अहल हुए हैं कि उनको पता चला कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है? देखिए 2008 मार्च में इलेक्शन हुआ और हम फरवरी में, और हम मार्च के अंदर मुझे याद है 1 महीना हुआ था। मतलब 1 महीना तो बंदे को लग ही जाता समझते। अच्छा, ये मुझे बताएं कि रेंटल पार्क घपले, हाजियों का माल खाना, 4 करोड़ रुपया उनके अकाउंट्स में खुद ब खुद आ जाना, खुर्रम रसूल जैसे प्रेस सेक्रेटरी, किधर गया वो केस? हाजियों का माल खाना किधर गया वो केस? नहीं, मुझे एक बात बताएं ना, मुझे एक अर्ज करने दें, मुझे एक सवाल करने दें। जैसे खुर्रम रसूल जैसे प्रेस सेक्रेटरी जो है करोड़ों रुपया खा जाएं, उसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी जाएं, और जब ये मीडिया सामने लेते आता है ये चीजें, तो कहा जाता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है हमारा। देखिए बुलेट प्रूफ गाड़ी जो निकली, जो केस निकला, जब केस खुला, वो जो हज करप्शन केस खुला, स्कैंडल जब निकला, पूरा पहाड़ खोद के अंदर असली बुलेट प्रूफ गाड़ी निकल आई बीच में से। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि वो जो MNA है जिसने दरखास्त दी है, वो शाह साहब जो MNA पाकपतन से हैं, जिनके कहने पे ये केस हुआ था, उसके खिलाफ ये गलत है। ये मूसा साहब, ये गलत है कि इलेक्शन का खर्चा उठाने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने घर में से सामने का जो लॉन था 2 कनाल का, वो बेच दिया था। बिल्कुल भी सामने वाला नहीं बेचा था, वो आपने दोबारा खरीदा बाद में, उसकी फर्दें मौजूद हैं। आपकी अपना वालिद साहब की किताब में लिखा हुआ है। इलेक्शन के खर्चे के लिए नहीं बिका था, ये इलेक्शनों से पहले बिका था। अच्छा, तो फिर वो वापस भी आ गया, उसके बाद लाहौर में भी 2 घर आ गए, फिर मुल्तान में भी वो आगे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। ये पैसा कहाँ से आया? क्योंकि आपके वालिद ने तो 67 लाख रुपीस अपने गोशवारे में शो किए थे सिर्फ। देखें, जो भी सारी कुछ है ना, ये सारा कुछ जिसके जो नाम पर है ना, वो सारा कुछ है। हमारी एग्रीकल्चर इनकम भी डिक्लेयर्ड है। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है और जो हमारे वो इनकम प्रूफ है वो सारे लगे हैं। मैं इलेक्शन लड़ने के लिए गया था, मैंने अपनी भी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो भी दिखाई। चले अपना कोई नहीं। मेरे साथ इस वक्त गिलानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, एक ऐसे साहब जो हम ट्रिप्स करते हैं, उस ट्रिप्स में टिकटें भी साथ लगाते हैं। राइट, खर्चा होता है ट्रिप का। मेरे ना साथ ज्वाइन किया एक ऐसे शख्स ने जिन्होंने आप पे और आपकी फैमिली पे बड़ी कारी इल्जामात लगाए हैं। वो खुद भी MNA है, आबिद शेर अली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम।
आबिद साहब, आप सुन रहे हैं मूसा गिलानी साहब की गुफ्तगू, ये कह रहे हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मेरे खिलाफ ये साजिश है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि साजिश कौन कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए मुबशर लुकमान साहब, बात साजिशों की नहीं है। पहले हज स्कैंडल में भी मुलव्वस हुए और उसके बाद ये एक और नया स्कैंडल आया, तो ये देखें फिर इनके वजीर आजम साहब इन्वॉल्वमेंट और अफसरों को चेंज करना और इसमें जाती इंटरेस्ट लेना। जगह आप अगर करप्ट नहीं है, आपने अगर करप्शन नहीं की, आपने मुल्क को नहीं लूटा, तो आप फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप अदारों के हेड्स को चेंज करते फिरे और उसमें अपना जाती असर इस्तेमाल करते फिरे। इसी तरह हज स्कैंडल में हुआ, जो FIA के जो डायरेक्टर थे, जिस तरह उनको चेंज किया गया, तो ये करप्शन का मीना बाजार लगाया हुआ है। पाकिस्तान को इन्होंने तोड़ फोड़ का निशाना बनाया हुआ है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हम डिमांड करते हैं कि इस तरह के करप्ट लोगों को रिजाइन करना चाहिए, चाहे वो। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये असल में गिलानी साहब, आबिद साहब या कोई भी और जो है वो ये सवालात इसलिए कर सकता है या ये बातें इसलिए कर सकता है कि तकरीबन 5, 7, 10 फ्लाइटें रोज आ रही हैं यहाँ पे बैरून मुल्क से, तो आप किसी भी फ्लाइट पे बैठ के आ सकते हैं। फिर आप ये बता दें आप कब आ रहे हैं? मैं बिल्कुल फ्लाइट पे बैठ के आ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे नोटिस सर्व ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं मुल्क के अंदर। यानी इसका मतलब ये है कि टेक्निकली आप दूर रहना चाहते हैं ताकि आपको नोटिस सर्व ही ना हो। प्लान शेड्यूल के तहत ही वापस आऊंगा और मेरा लॉयर अभी तो सिर्फ वन साइडेड स्टोरी। राइट, मैं एक सवाल आपके लॉयर से पूछ लूं, मैं एक सवाल आपके लॉयर से पूछ लूं। सुन रहे हैं, जो बंदा बता रहा है वो वन साइडेड स्टोरी, उसने ये कहा हज स्कैंडल। एक मिनट अपना फवाद चौधरी साहब, आपको मैंने वैसे सलाम करना है, आप इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, लेकिन जिसके भी आप वकील रहे हैं ना, उसके रेड वारंट ही इशू हुए हैं, तो अब गिलानी साहब के रेड वारंट कब इशू हो रहे हैं? वकील हमेशा उसका ही होगा ना जिसके रेड वारंट इशू होंगे। जिसके वारंट, आपका वारंट अभी तक इशू नहीं हुआ, मेरे कई हुए हैं, मैं उसी तरफ फिर रहा हूं। तो आपका भी मैं ही हूं ना। तो बात यह है कि बात यह है मुबशर कि जब आप बात करें ना, पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है मूसा गिलानी को आने का। उन्होंने ये मूसा गिलानी साहब का एक सेकंड इखलाकी बात है ना। इखलाकी क्या इखलाकी? आपके प्रोग्राम में आ गए ये सारे सवाल, और किसी ने जवाब दिए जिंदगी में? मुझे बताएं ना, आज तक जब कोई सवाल हुए जो आपने सवाल किए हैं मूसा गिलानी से, इस तरह के सवालात के जवाब के लिए कोई बंदा तैयार होता है? जो बंदा किसी बंदे को उसका आपसे पहले आप यही पे थे, आपको याद होगा मोनेस सलाई ने दिए थे। नहीं, मोनेस ने भी दिए थे। जो बात यह है कि आप जो मूसा गिलानी साहब को उनका ये जो राइट है ना, राइट टू डिफेंड उनका है, और आपने खुद ही ये कहा और आपने दिया। इल्जाम क्या है? इल्जाम की हमें ये FIR पड़ी है, FIR पड़ी है, और जो नोटिस भी जारी हुआ है ना, वो ANF के ये जो तफ्तीशी साहब हैं, इनके गलत बयानी की वजह से जारी हुआ। उन्होंने कहा कि मूसा गिलानी साहब जो है, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। ये भी तो है ना कि मेरा पॉइंट आपने अपने सामने आपने पढ़ के दिखाया कि ना सिर्फ मूसा गिलानी साहब का वो बयान ANF को पास है, बल्कि ये उसकी रसीद भी है, ये रसीव है ANF की तरफ से उस बयान की। उसके बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट को वो बता देते, तो उसके बाद उनको बुलाने की उनको नोटिस की। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई साजिश हो रही है ना? नहीं, यकीनन साजिश होती है। पाकिस्तान में अनइलेक्टेड जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन। अच्छा, लशारी साहब से लड़ाई थी वो ब्रिगेडियर फहीम की? किसकी? ब्रिगेडियर फहीम की लशारी साहब से लड़ाई है? जो यार क्यों हर एक का नाम आ रहा है? लोगों के हर बयान हल्फी गलत है। नहीं, मुबशर साहब, लड़ाई ये है कि पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान की सियासत में यूसुफ रजा गिलानी ने ये रवायत डाली है कि उसने अपने प्रेसिडेंट की, अपनी पार्टी की कमर में छुरा घोंपने से इनकार कर दिया है। ये प्रॉब्लम है। एक मिनट, उसको कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि तुम अपने सदर के पेट में छुरा घोंपो, तुम एक और फारूक लगारी बन जाओ। आदमी है, अभी आप पार्लियामेंट में भी नहीं गए, आप तो रीजनेबल आदमी है। मेरी एक अर्ज सुन लें। आबिद शेर अली साहब, मुझे ये बताएं कि किसने कहा है आप लोगों में से यूसुफ रजा गिलानी को कि वो अपने सदर की पीठ में छुरा घोंपे? कल नवाज शरीफ साहब ने कहा है, नवाज शरीफ साहब ने कल कहा है कि साजिश हो सकती है। आबिद शेर अली साहब के लीडर ने कल ये बात की। क्यों आबिद साहब? आबिद शेर अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही मुझे, लेकिन मुझे एक बात, एक पॉइंट मेरा कंप्लीट हो रहा है। जो साजिश है ना, उसका आपको भी पता है। अब आप जो है ना यहाँ पे, मुझे क्यों पता है? आपको पता है, आप ऐसे मैं कहाँ पे बैठा हूँ? बने, आपको पता नहीं, मैं लाहौर में बैठा हूँ भाई, मैं आपकी तरह इस्लामाबाद में ऐवान-ए-इक़दार में नहीं बैठा हुआ। सिर्फ मसला मुझे किसी साजिश का नहीं। प्राइम मिनिस्टर गिलानी, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है फवाद साहब, मुझे एक बात का पता है, पार्टी के साथ नहीं हूँ। ना मूसा गिलानी का कोई मसला आएगा, ना कादर गिलानी का कोई प्रॉब्लम एक और है। मूसा गिलानी साहब, मैं आपको बिल्कुल दो टोक एक बात कह रहा हूँ कि NHA के ठेके हों, हाईवे अथॉरिटीज़ के ऊपर टोल प्लाजास के ठेके हों,
मुल्तान में सड़कों के बनने के ठेके हों, पुल बनने के ठेके हों, वहाँ पे एक ही शहर में 2 कंपनियों को गैर कानूनी तौर पे कोटा अलॉटमेंट के ठेके हों और फिर वो आ जाए और उसमें बिलियंस इन्वॉल्व। वाई इज इट के हर कंट्रोवर्शियल चीज़ में आप या आपके किसी अहले खाना का नाम होता है? यकीन कर जाएंगे आप, मेरी बात पे यकीन कर जाएंगे। एनएचए कह रहे हैं आप, हज कह रहे हैं, हद होती है हर चीज की। मैं 2 टोक लफ्जों में कह रहा हूँ कि आप लोगों ने हर चीज को मफरूजों की बुनियाद पर और सिर्फ हवाई बातों की बुनियाद पर आप लोगों ने हर चीज को सिर्फ इस तरह टीवी पर आप बोलते हैं, क्योंकि आप जब ये शो कंक्लूड होगा तो मेरा फोन बंद हो जाएगा, लेकिन आखिरी स्टेटमेंट आप देंगे और जो आखिरी स्टेटमेंट आप देंगे वो लोगों के दिलों में। मैं नहीं देता, मेरी बात लोगों मैं 1 मिनट, मैं नहीं देता आखिरी स्टेटमेंट, मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं गिलानी साहब पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आखिर की क्या बात है? मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं कोई अपना पीठ पीछे बात कर रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हैं? मैं प्रूफ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका नाम क्यों आ जाता है हर जगह पे। प्रूफ तो गिलानी साहब मेरे पास ये भी नहीं है कि ये बाउंड्री है पाकिस्तान की, मुझे मानना पड़ता है कि ये बाउंड्री है, किसी ने डिमार्केशन नहीं की हुई। हमारी कुर्सी तो आगे तीन टांगों पर है, ये डेमोक्रेसी है, कोई मोनार्की नहीं है यहाँ पर। नहीं, एक सेकंड, यू कैन ट्राई एंड बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिम, दैट्स योर चॉइस। नहीं, मूसा साहब एक सेकंड, यू कैन ट्राई एंड बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिम, दैट्स योर चॉइस, लेकिन एक आप मेरी सवाल का सिर्फ ये जवाब दें कि सिर्फ आपका नाम क्यों हर जगह आता है या आपकी फैमिली का नाम क्यों आता है? यही बात तो बता रहा हूँ, मेरा नाम कहाँ पर, मेरा नाम आ जाए। 2 साल पहले मेरा नाम क्यों नहीं आया? मेरा नाम 2 साल पहले क्यों नहीं आया? मेरे 93,000 वोटों के बाद मेरा नाम आया, इनको अब याद आ रहे हैं। उस वक्त आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई जो थे वो बड़े एक्टिव थे, उस वक्त उनके नाम आ रहे थे, अस्त्रा लाइसेंस की फीसें लेने में भी उनके नाम आ रहे थे, क्लैशन कोफो के लाइसेंस इशू करने में भी उनके नाम आ रहे थे। उस वक्त अब्दुल कादिर साहब बहुत फुल रवानी में थे। रवानी में थे। और अगर आपने, जैसे आपके वकील ने भी एक बात की है, अगर पंजाब में इतना गलत हो रहा है तो आपके भाई साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन है यहाँ पे, वो उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने तो एक दफा निशानदेही भी नहीं की। तो इसका मतलब है कि सिर्फ टीवी शोज में आके निशानदेही होनी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नेशनल असेंबली में भी ऑपोजिशन वाले हैं। और मुझे ये बताएं, मैं आपको ये बताता हूँ कि हर चीज 2 साल लगे इनको मेरा नाम लाते हुए, 2 साल लग गए। ये तो 2 महीने के अंदर कंक्लूड होना चाहिए था। 2 साल पहले ये कहते कि मूसा गिलानी का नाम आ रहा है, 2 महीने में होता तो फिर आप लोग कहते हैं कि देखो रोज हमारे ऊपर हियरिंग हो रही है, रोज हमारे ऊपर हियरिंग हो रही है जी, हमारे पास वन साइडेड हो रहा है। मैंने आपके शोज, जब से आप शो करने लगते ना, मैं आपके शोज देख रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ब्रेकिंग न्यूज देते थे कि ये फलानी गलत चीज हो रही है, ये फलानी गलत चीज हो रही है। इतना गलत काम हो गया, आपको पता भी नहीं लगा, ये कैसे हो सकता है? और जो आपने ये कहा है कि मैं ऐवान इक़्तिदार में नहीं बैठा, मेरे पास अभी तक मेरे पास वो चिड़िया नहीं है ना जो अपना वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से खबरें दे देती है किसी सहाफी को, वो चिड़िया नहीं है मेरे पास। आबिद शेर अली साहब, आप सुन रहे हैं मूसा गिलानी साहब की गुफ्तगू? आपके पास आपके सोर्सेज हमारे से बहुत ज्यादा है, आपके पास हमारे से सोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो सर फिर बात ये है, आपके हाथ हमसे बहुत लंबे हैं ना, काश हमारे हाथ भी उतने लंबे होते तो हम भी अपना कुछ कर लेते। लेकिन आबिद शेर अली साहब, आप सुन रहे हैं? मुबश्शिर लुकमान साहब, देखें ये बात इतने जज्बात से करने वाली नहीं है। अगर ये साफ है, सच है तो वापस आए, ट्रायल का मैं वापस आ रहा हूँ। किसने क्या, मैं वापस नहीं आ रहा। खुदा का नाम माने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ कब सर फ्लाइट का नंबर बताएं, मैं एयरपोर्ट रिसीव करूंगा आपको। आबिद भाई, आप खुद भी ये FIR पढ़े, आपको भी पता लग जाएगा कि ये क्या चीज है। आपके अंदर भी पता है हर इंसान के। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुबश्शिर लुकमान यहाँ पर बैठा हुआ है, आबिद शेर अली बैठा हुआ है, आपके दिल के अंदर भी आप लोग कन्विंस नहीं है इस केस के ऊपर। नहीं, एक सेकंड, आबिद साहब एक सेकंड, 1 मिनट प्लीज। मैं आपको एक हल्फन बात बता रहा हूं, हालांकि मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं और मेरा कोई, यानी मेरे ऊपर आपका राइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरी जितने भी एसेट्स हैं या जो भी इनकम है वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए हाजिर है जब चाहिए। क्या आपकी नहीं है? आपका वाई, आप मुझे बता दें वाई ब्लॉक का जो घर है वो कहां से आया? आप मुझे ये बता दें कि वाई ब्लॉक का घर कहां से आया? जो मेरा ट्रैवल एजेंट, उससे पहले बी ब्लॉक वाला घर कहां से आया 9.5 करोड़ का? उसमें 3-3 करोड़ के जो आपने बाथरूम के टाइलें चेंज कराई वो कहां से हुई? वकील को देकर आया हूं कि ये मेरे गोशवारों में जमा। अच्छा चले, मुझे एक बात सिर्फ बता दें मूसा साहब, आपका खर्चा कितना है, मूसा साहब रहने का खर्चा कितना है, मुझे सर एक बात का जवाब दे दे, मुझे एक बात का जवाब दे दे प्लीज, मुझे एक बात का जवाब दे दे। मुझे ये बता दे, और आपकी मेरी वसातत से पूरे पाकिस्तान को पता चल जाएगा, आप वो तारीख दे दे जिस दिन आप पाकिस्तान आ रहे हैं। 30th को मेरी फ्लाइट है, 30th को एमिरेट्स की मेरी फ्लाइट है। मैं रुक के आपको फ्लाइट नंबर भी बता देता हूँ आपको। मैं होल्ड कर रहा हूँ, हर चीज मेरी 30 अप्रैल को मेरे यहाँ पर बुक है। ये मैं आपको फ्लाइट नंबर भी बता देता हूँ, इस फ्लाइट से मैं वापस आ रहा हूँ।
अच्छा, एक और चीज, अगर खुदा ना खास्ता 19 तारीख को कोई फैसला ऐसा आता है जो हमें पसंद नहीं आता, तो उस सूरत में भी 30 वाली फ्लाइट पे आ रहे हैं हम? बिल्कुल, मैं हर हालत में, हर सूरत में 30 वाली EK622 पे वापस आ रहा हूँ, हर सूरत में। EK622 और देखिए, EK622 हर सूरत में मैं मुल्क वापस आ रहा हूँ। हम मुल्क छोड़ने वाले नहीं है, मुल्क के अंदर रहने वाले हैं। अच्छा, ये क्या वजह है, ये क्या वजह है कि आपके घर के लोगों के पास वापस जाना है? राइट, अब मेरी बात सुने, हमने तो पब्लिक के अंदर रहना है। इस चीज को इतना बड़ा इशू बना रहे कि मैं वापस भी नहीं आऊंगा। मेरे तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी। खुदा का नाम माने मुबशर भाई, आप जो चीज को जैसे रंग देना चाहते हैं रंग दे देते हैं। राइट, आप अभी भी ये समझ रहे हैं किसी ने साजिश की, लेकिन आपको ये नहीं पता साजिश किसने की है। मुझे तो लग रहा है ये साजिश ही मीडिया वालों ने किया, आपने किया। राइट, तो ऐसा करे ना, मीडिया को सू करे ना, पता चले ना, आप और हम आमने सामने हो ना, फिर हम और भी एविडेंस लेके आए। नहीं, फिर हम आपको आपको मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। हमने बहुत दफा बहुत चीजों की करप्शन का एविडेंस दिया है। आप लोग इंक्वायरी अफसर, तफ्तीशी अफसरों को बदलवा के आप सारी इंक्वायरियों को खराब कर देते हैं। तफ्तीशी अफसरों को क्यों बदला है? यानी सुप्रीम कोर्ट से नोटिस हमने करवाया, तबादला मैंने किया, एफिडेविट हमने किया, तफ्तीशी अफसरों को मैंने चेंज कराया, ये सब मीडिया कर रहा है। भाई बाकी दुनिया केसेस कर लड़ी है ड्रग कोर्ट में, जिनको एफेड्रिन के कोटे हजारों की तादाद में मिले हुए, उनकी केसेस है ड्रग कोर्ट में, जिसमें मुझे आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि ये क्योंकि एक बहुत मेजर इंटरनेशनल लेवल का स्कैंडल है और ड्रग्स और केमिकल। एक मिनट मेरी एक अर्ज सुन ले। बहरहाल, अगर इसकी बैनुल अक़वामिया एजेंसीज तहकीकात करती हैं और जो पाकिस्तान की बेइज्जती होनी है वो उसके लिए तैयार है? नहीं, ये रेगुलर ड्रग है, खुदा का खौफ करें। कोई इतना इंटरनेशनल स्कैंडल कहां से निकाल दिया आपने? बैनुल-अक़वामी एजेंसियां कहां से आ गई हैं? सारी ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया सिमिलर केस, और आपको पता है कि वो उन्होंने कहा कि ये भी पाकिस्तान से आया, और वो नाम निकलेगा तो गिलानी साहब फिर एक और घरेलू नाम आ जाएगा। 6 करोड़ 30 लाख रुपए टोटल कीमत है इसकी। जी आबिद साहब, देखिए आप इसको इतना बड़ा बना रहे हैं। एक मिनट आबिद साहब, उनकी बात खत्म होने दे। आबिद साहब उनकी बात मुझे ये बताएं मुबशर भाई कि कोई 9C की सजा के लिए मेरा नाम अपने आप को फांसी देने से बेहतर है कि वो मेरा नाम दे दे। किसी ऑफिशियल ने ये कहा है कि मैंने उसको फोन किया है, किसी ऑफिशियल ने ये कहा है, जो अथॉरिटी है देने वाली वो कहां पर है, जिन्होंने यूज किया है वो कहां पर, जिसके कहने पर हुआ है वो कहां पर है, जो बंदा आता था वो कहां पर है? किसी का ध्यान ही नहीं है, एक हवा में बातें हो रही है सारी। जिसने दिया है, जो DG हेल्थ है, जो गिविंग अथॉरिटी है, उसको मैंने फोन किया, उसने आपको ये कहा मैंने उसको फोन किया। अच्छा, मेरी एक बात सुने, एक मिनट, मैं अभी तो आपको बस जो फोन है वो भी मैंने तो नहीं किया डायरेक्टली, ना मेरे प्रोड्यूसर ने किया, वो तो एक तीसरे आदमी ने आपको कॉल किया। तो ये कॉल तो इसी तरह होती है ना गिलानी साहब? सॉरी गिलानी साहब, कॉल काट गए जी। तो ये मूसा गिलानी साहब ने कॉल क्यों काटी है? काटी नहीं है, कट गया, आपको भी पता है कट नहीं, कटा नहीं है, ये तो काटी है, ये तो खड़क हुआ है। कोई खड़क नहीं हुआ। ऐसे जितने सवालों का जवाब भी दे दिया साहब से मैं बात सुनता हूं, और मेरे साथ अपना फवाद चौधरी साहब भी हैं, इनसे भी मैंने सवाल करने हैं, बट एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आबिद शरीफ साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, कुछ बात करना चाह रहे थे ब्रेक से पहले। जी आबिद साहब। देखिए मुबशर लुकमान साहब, फिर आपको भी इस बात का क्रेडिट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को देना पड़ेगा। तो वो सही चीख पुकार कर रहे थे कि जो अद्वियात के अंदर एक्स्ट्रा डोज दी गई इन 40 चीजों की, जो भी आप ड्रग्स की बात करते हैं, जिससे बहुत सारी अमवात हुई, हार्ट अटैक्स हुए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब फिर सही चीख रहे थे कि वफाक की तरफ से साजिश की गई है, ये साजिश इन्हीं की तरफ से की गई है। तो फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था तो आज फिर साबित कर दिया, आपके प्रोग्राम ने साबित कर दिया, आपकी बातों ने साबित कर दिया। तो ये साजिश है, साजिशी नासरों की ये इतनी बड़ी सजा देनी चाहिए, इससे इतने लोग मरे हैं। आबिद साहब मुझे एक बात नहीं समझ आती, मुझे जरा प्लीज समझाएं। आप भी जहाँ दीदा इंसान है, आपके वालिद भी इतना बड़ा नाम है यहाँ का, पंजाब का, कि एक ही फैमिली के ऊपर सारे इल्जामात, मसलन ये इल्जाम, एक मिनट, बिलावल भुट्टो पे तो नहीं लगे ये इल्जाम, आसफा जरदारी पे तो नहीं लगे ये इल्जाम, छोटी बेटी पे तो नहीं लगे इल्जाम, भाई उनको तो कोई भी नहीं कह रहा है, मतलब मैं भी नहीं कह सकता कि उन्होंने ये किया। खड़े हैं इसलिए लुकमान साहब, ये इल्जाम ना आपने लगाया,
ना मैंने लगाया। जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और वजीर आजम साहब की जो इंटरफेरेंस है अदालतों में, जो मामलात में, जो अदारों में, जो सरबरान है जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना आपने उनको हटाया ना मैंने हटाया। अगर वजीर आजम साहब का इनमें कोई ताल्लुक नहीं है, जो उनका अहल खाना का ताल्लुक नहीं है, तो वो फिर क्यों हिस्सा बनते हैं इन चीजों का, फिर वो क्यों इन बुराइयों को अपने सर पे लेते हैं? तो फिर एक मतलब सच को सामने आने देना चाहिए ताकि कौम को पता चल जाए कि इन ये साजिशी कौन है। ना आपने साजिश की ना मीडिया ने साजिश की। मीडिया तो वो बात करता है जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए आती है मीडिया के पास। मीडिया तो वो बात करता है जो एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस पर तोहमत लगानी चाहिए। अच्छी बात है आपने आके बोली ये बात सुप्रीम कोर्ट लेकिन ये मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे? अगर 39 डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के आप जूते की नोक में रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहां पे इफेक्टिव होगा? देखें, अब जूते की नोक वाली तो बात रही नहीं है। मुबशर लुकमान साहब अब इनके वजीरी हथकड़ियां लग के हाथियों की जेबें काट के जेलों के अंदर है। मखदूम अमीन फहीम के अकाउंट से 2 करोड़ रुपया बरामद होता है, वो कहते जी मुझे पता नहीं है कि कहाँ से आ गए हैं। तो ये क्रेडिबिलिटी तो आप नहीं, आपके बिल्कुल इत्तला गलत है। उनके अकाउंट में 4 करोड़ गया तो उनका 2 करोड़ मेरी बेगम ने खर्च कर लिए, 2 मैं दूंगा, वो नहीं देने मैंने, ये कहा था उन्होंने। कर दी, अच्छी बात है, आपने सच बता दिया कौम को। तो इनके वजीर राजा परवेज अशरफ रेड पावर स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, ये करप्शनें करते हैं, रिश्वतें लेते हैं। OJDCL उनका वैसे नाम बदल दिया। मैं आज ट्विटर पे सुन रहा था उनका नाम रेंटल परवेज अशरफ रख दिया वो लोगों ने। रेंटल रखती है, जो मर्जी करते हैं। देखिए, मामला मुल्क के आपके सामने है, जो मुल्क मुआशी तौर पर बहरानों का शिकार है, जो अदालती फैसला और जो अदारे हैं वो भी बहरानों का शिकार है इस नाहल करप्ट और 2 नंबर हुकूमत की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है। ये करप्ट तरीन इनके वजीर है और करप्ट तरीन ऊपर इनके। एक मिनट आबिद साहब मेरे साथ रहिएगा, आपका मौका आ गया जी। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये मैं आबिद शेर अली की इस स्टेटमेंट से मुझे बड़ा एतराज़ है। इन्होंने कहा पाकिस्तान की सबसे करप्ट तरीन ये फैमिली। मेरा तो ख्याल है कि दुनिया की तारीख में सबसे करप्ट तरीन फैमिली। आपका गलत है। पाकिस्तान में जो है ना, जो एलिगेशंस के ऊपर आप जा रहे हैं ना, चूंकि आप तो एलिगेशंस पे जा रहे हैं, अगर एलिगेशंस के ऊपर जाना है तो सबसे करप्ट फैमिली तो पाकिस्तान की आबिद शेर अली साहब की लीडरशिप है। अभी ये जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं तो हैरान हो गया कि यानी जो सबसे करप्शन के, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो रेफरेंसेस हैं वो पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं, वो पाकिस्तान में। और दूसरा ये लतीफ़ा है पाकिस्तान में कि इस वक्त जो शेख रशीद साहब है वो समझते हैं कि मैं करप्शन कर, मतलब पाकिस्तान में लतीफ़े हो रहे हैं ना कि आबिद शेर अली, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ, शेख रशीद ये कहते हैं करप्शन के खिलाफ हमने जहाद करना है। इससे बड़ा लतीफ़ा किसी मुल्क में हो सकता है? अब बात यह है कि जरा मैं जरा पूरी कर लूं यार फौज साहब, आप ये फायदा उठा रहे हैं ना कि आपसे मेरी जाती ताल्लुकात है। ये मेरा मतलब है कि आप अपने आप को डिफेंड करने की बजाय दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। डिफेंड करें क्या? डिफेंड क्या? मेरा मतलब है अपने दूसरे के इल्जामात लगाएं, वो एक अलग टाइम पे लगाते हैं। फिर क्या? मुझे आप बताएं, 300 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी 4 स्कीमों के ऊपर खर्च किया है 4 सालों में। ऑडिट हुआ है? नहीं, उसके ऊपर एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। अच्छा, उसके ऊपर एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। आज आपके क्लाइंट जो है, एक मिनट मेरी एक बात, अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ, आपके क्लाइंट के ऊपर बड़े कारी इल्जामात है। 30 तारीख तक क्यों वेट करना चाह रहे हैं? इसलिए देखिए, प्रोसीजर होता है हर चीज का। पहली बात तो यह है कि आप कह रहे हैं कि इल्जाम क्या है? क्या इल्जाम है? निजी दौरे पे गए हुए हैं वो, कोई अपना वहां पे कोई ट्रेड डेलीगेशन लेके गए हुए हैं। नहीं तो क्या करें? वो नहीं आ जाए भाई, उनको बुलाया है, मैं टिकट भेज देता हूँ। नहीं, क्या करें यार? आप अपना जिम्मेदारी है, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है। क्या करेंगे? अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि आपकी जात से ताल्लुक है और मैंने अपने दोस्तों को वादा किया था, ट्विटर पे आपसे पूछूंगा। यार, आप जैसे आदमी ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन क्यों की है? पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है। पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान में कौन सी और नेशनल पार्टी है? रीजनल पार्टीज हैं। आप समझते हैं मैं अपना GT रोड की पार्टी ज्वाइन कर लूं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अकेली नेशनल पार्टी है, उसके अलावा कौन सी पार्टी? ये तो वो मारवी भी कहती हैं। PMLN के बारे में? PMLN सिंध में है जी, PMLN बलोचिस्तान में है, क्यों नहीं है? PMLN फ्रंटियर में है। पीपल्स, देखें, आप कोई बातें अच्छी भी मान भी जाया करें कभी जिंदगी में। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक पार्टी है जिसका एक नेशनल स्टेचर है। पीपल्स पार्टी एक अकेली पार्टी है जो पाकिस्तान को, जो कहते हैं ना, 4 सूबों की जंजीर बेनजीर, तो इसका एक पूरा लॉजिक इसलिए यही है कि एक वाहिद नेशनल पार्टी है और उस नेशनल पार्टी की हमेशा स्टैंडिंग रही है पाकिस्तान के लोगों के लिए। आबिद शेर अली साहब, मुझे ये बताएं कि
ऑस्ट्रेलिया में ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वाला एक रैकेट पकड़ा गया और उस रैकेट से भारी यार, इसका मिकदार में क्या एल्फी ताल्लुक ड्रेन है बरामद हुई। ममनुआ? बड़ी यार, तहकीकात हुई तो बातें पता कर चला रहे कि हैं ये बादशाह पाकिस्तान से स्मगल होकर ऑस्ट्रेलिया आई। उसके मेरे बाद मेरे मुबश्शिर साहब, मेरी एक सवाल, अब बोलना नहीं है, जरा सुन लेना हौसले से। जी। मुझे तो हंसी आती है कि ये इसी तरह परवेज मुशर्रफ को डिफाइन करते थे और पीपल्स पार्टी को बड़ी गालियां दिया करते थे, और पीपल्स पार्टी को कभी गाली नहीं दी मैंने। करते थे। आप कभी नहीं गाली दी, रिकॉर्डिंग ले आओ ना फिर। बोलना नहीं है मुझे, तब आपकी क्रेडिबिलिटी पर डाउट होने लग पड़ा है कि पहले आप पीपल्स पार्टी को नहीं, तो पूरा नहीं, बोला नहीं, करते कोई कि मेरे ऐसी पास बात रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है आपके पास। ले आना आपने ना, मेरे साथ जो तो प्रोग्राम लैब किए हो, थे। तो ले आना फिर इकट्ठी बात आबिद के बाद। साहब, वो आप आपने इसलिए नहीं हो तीन सकता, प्रोग्राम आपकी बात नहीं, इसलिए नहीं, मैं मुझे सही नहीं हंसी आ रही है, मानता मुझे हंसी आ क्योंकि रही वो है। रिकॉर्डिंग जो है वो सिर्फ खरी बात इस प्रोग्राम में ही पड़ी है और ये मेरे दोस्त हैं तो मैं नहीं निकाल रहा। अब बताइए। अच्छा, सरकारी साहब के बारे में जो अल्फाज कहते नहीं, थे, एक दफा भी नहीं, यूसुफ एक रज़ा दफा गिलानी भी के नहीं बारे में यूसुफ जो रज़ा कहते गिलानी के थे, बारे आप में। अब इन्हें स्कैंडलाइज करो घर पे बैठ के। आप मैं सिर्फ एक बात करनी है, मैंने सिर्फ लेके एक आना बात फिर करनी करेंगे है बात। फवाद चौधरी साहब आपसे और रिजवान अहमद साहब आपसे और खुशनूर अशारी साहब से मैं माजरत करता हूं कि आपको मैं नहीं ले सका क्योंकि मूसा गिलानी साहब को हमने ज़्यादा टाइम दिया जो देना चाहिए था। मैंने एंड में चलते चलते बात नहीं करनी, कोई अपना वर्डिक नहीं देना, जो मैंने मूसा रज़ा गिलानी साहब से वादा किया था, जो उन्होंने कहा था मूसा गिलानी से कि आप जी एंड में आप बात करेंगे तो फिर उसमें वही फाइनल हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ जो ऑब्जर्वेशंस हैं केस की मैं आपको वो बता दूं नटशेल में कि ऑस्ट्रेलिया में ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वाला एक रैकेट पकड़ा गया। उस रैकेट से भारी मिकदार में एल्फी ड्रेन बरामद हुई। तहकीकात हुई तो पता चला ये एल्फी ड्रेन पाकिस्तान से स्मगल होकर ऑस्ट्रेलिया आई थी। उसके बाद ये केस खुला। इस केस में 7 से 21 अरब रुपए की करप्शन हुई और पहले दिन से मूसा गिलानी का उसमें नाम है। मूसा गिलानी इस केस में हाजिर नहीं हो रहे अभी तक और उनका ये कहना है, उनका तो ये कहना है कि मैं अगर जब तक मुझे समन नहीं मिलेंगे तो मैं क्यों आऊं, और समन वो रिसीव नहीं करना चाह रहे इसलिए वो पाकिस्तान में नहीं है। जी, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको रसीद दी है, रिसीव दी है। मेरा मतलब समन उन्होंने रिसीव नहीं सर, किया। ऑब्जर्वेशन जो है ना, मेरी बड़ी अर्ज के मेरी गुजारिश है कि ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड के खिलाफ तो ना हो। आपने खुद सबसे पहले लेटर दिखाया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये तो उनका लेटर जो है और ये किसको किया है भला? एएनएफ को। एएनएफ को किया है ना। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्वेस्टिगेशन होनी है। इन्वेस्टिगेशन तो एएनएफ कर रहा है ना, उसमें वक़्फ़ आ चुका है, इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट ने आपको पेश होने का नोटिस जारी किया हुआ है। देखते हैं Through केस lawyer, किस करवट through बैठता है। lawyer। लेकिन ये सच है कि इस मुल्क में जहां पे भी कहीं बड़ी करप्शन का नाम आता है सबसे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके अहले खाना का नाम आता है। शायद ये भी एक साजिश का ही हिस्सा है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।